नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार दुर्ग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 दोस्तों, जो ज्ञान बिंदु का न्यू एडिशन बुक है दोस्तों। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो आज का जो सबसे पहला सवाल दोस्तों आपके सामने है कि कीव राजधानी है दोस्तों। याद रखिएगा, कीव जो है राजधानी है किसका? तो यूक्रेन का। याद रखिएगा, कीव जो राजधानी है किसका? यूक्रेन का। स्वीडन की राजधानी क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, स्टॉकहोम जो है स्वीडन की राजधानी है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? बर्न। स्पेन की राजधानी क्या है दोस्तों? मैड्रिड। याद रखिएगा, मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है। बर्न जो है दोस्तों स्विट्जरलैंड की राजधानी है। और स्टॉकहोम जो है ये स्वीडन की राजधानी है। यूक्रेन की राजधानी क्या है दोस्तों? कीव जो है ये यूक्रेन की राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों सेकंड नंबर, ये 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया दोस्तों? याद रखिएगा, किसके द्वारा किया गया? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको इसका हम लोग अगर डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल आपके सामने है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किसका? 3 का। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। इसका डिस्कशन हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। बैगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है दोस्तों। याद रखिएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों 4 नंबर सवाल। 4 नंबर है कि हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है दोस्तों? याद रखिएगा, यह है सुमेघ जाति। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। बात करेंगे कि हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो सुमेघ जातियों का उदाहरण है। ठीक है, और हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि IUCN, ठीक है, IUCN के आंकड़ा के अनुसार हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा सुमेघ जातियों का उदाहरण है। स्रोत IUCN वेबसाइट के द्वारा दिखा गया है। अगर हम लोग बात करते हैं कि जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्षों में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो तो सुमेघ जातियों के अंतर्गत आती है। प्रजातियों की जनसंख्या 10,000 से कम हो और 10 वर्षों के अंदर 10% की कमी आ रही हो, केवल 1,000 या उससे कम परिपक्व सदस्यों की संख्या शेष हो। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 5 नंबर सवाल देखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों 5 नंबर सवाल है कि भारत के सबसे बड़ी नमक पानी की झील है दोस्तों। याद रखिएगा, यह दोस्तों चिल्का झील। याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है चिल्का झील, जो कहाँ स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है। याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि सांभर झील दोस्तों कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, अगर बात करते हैं कि डिडवाना झील दोस्तों ये भी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आइए इसका डिस्कशन देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बात करेंगे कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील चिल्का झील है दोस्तों। कौन है चिल्का झील? यह उत्तरी सरकार तट यानी कि ओडिशा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय नमकीन झील है। सर्वाधिक लवणता वाली झील है दोस्तों। कौन? ये दोस्तों सांभर झील, जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 6 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 6 नंबर सवाल आपके सामने है कि सोलर सेल बने हुए होते हैं दोस्तों। याद रखिएगा किसका? तो अर्धचालक के। ठीक है, सोलर सेल बने हुए होते हैं, अर्धचालक के बने हुए होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं, सोलर सेल में मूल रूप से ऐसी पीएन संधि होती है जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इसको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सिलिकॉन यानी कि SI। इसका और डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है अर्धचालक कहलाता है, जैसे सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। ठीक है, अगर दोस्तों 7 नंबर सवाल आपके सामने है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था दोस्तों? याद रखिएगा, बात करेंगे तो जापान शामिल था दोस्तों। धुरी राष्ट्र में अगर हम बात करते हैं कि धुरी राष्ट्र में जापान शामिल था, इटली भी शामिल था दोस्तों और जर्मनी भी शामिल था। ब्रिटेन शामिल नहीं था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटेन शामिल नहीं था। अगर बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था, याद
रखिएगा दोस्तों 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। ठीक है, 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था दोस्तों। अगर बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ था दोस्तों, ये 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। याद रखिएगा 1939 से लेकर 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध में ही अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। लिटिल बॉय फैट मैन, याद रखिएगा। जापान की राजधानी क्या है दोस्तों, टोक्यो, याद रखिएगा। इटली की राजधानी है दोस्तों रोम, रोम जो है दोस्तों टाइबर नदी किनारे स्थित है। जर्मनी की राजधानी क्या है दोस्तों, बर्लिन, याद रखिएगा। तो द्वितीय विश्व कब से कब तक हुआ था, 1939 से लेकर 1945 तक, जिसमें ब्रिटेन शामिल नहीं था। ब्रिटेन की राजधानी क्या है दोस्तों, इंग्लैंड। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था दोस्तों। ठीक है, सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई दोस्तों। याद रखिएगा, जर्मनी ने क्या किया था, तो पोलैंड पर आक्रमण किया। पोलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों, याद रखिएगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, आपको पता है कि पोलैंड की राजधानी क्या होता है, वार्सो। ठीक है, याद रखिएगा। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना वह मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धुरी राष्ट्र में शामिल देश था दोस्तों जर्मनी, ठीक है, जापान, इटली इत्यादि शामिल थे दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे हम लोग दोस्तों 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों। 8 नंबर सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है दोस्तों। कौन माना जाता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं कि देशांतरों में कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में जाना जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। हम लोग देखेंगे दोस्तों इसका डिस्कशन, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ स्रोतों में इसे इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, से होकर गुजरती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि भारत मानक समय कुल 5 राज्यों से गुजरती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग। अगला है दोस्तों आपके सामने 9 नंबर जो सवाल है दोस्तों, ये हिंदी का सवाल है। आपके एग्जाम में बिहार दुर्गा में दोस्तों हिंदी भी पूछता है, इसलिए मेंस के लिए हिंदी बहुत जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा 9 नंबर है कि व्याध गम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है दोस्तों। याद रखिएगा, वो है दोस्तों वधु प्लस आगम। ठीक है, वधु प्लस आगम जो है ये अबध व गम का संधि विच्छेद है दोस्तों। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि वधु प्लस आगम सही है। ठीक है, दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, संधि कहते हैं। संधि के प्रकार संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम इसका डिस्कशन देखेंगे यहाँ पे समझिएगा, तो प्रश्न अनुसार अगर हम बात करते हैं तो गम शब्द का सही संधि विच्छेद अगर बात करेंगे दोस्तों कि विधु विच्छेद जो है वधु प्लस आगम होगा। वधवागम यन संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के कुल 5 प्रकार के होते हैं, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यन स्वर संधि, यादि स्वर संधि। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि यन संधि के उदाहरण अगर लोग देखेंगे दोस्तों, यन संधि के जो उदाहरण है जैसे कि अति प्लस अधिक, अत्यधिक, इति प्लस आदि, इत्यादि, सु प्लस आगत, स्वागत, सु प्लस अच्छा, स्वच्छ, ऊपरी प्लस उक्त, उपयुक्त। ठीक है, यन संधि जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण में ई उ री के बाद कोई स्वर आए तो ई की जगह पर यह हो जाता है। जैसे कि अगर बात करते हैं दोस्तों वधु प्लस आगम, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊ हो जाएगा। ठीक है, आ यानी कि वाह, यानी हो जाएगा वधु प्लस आगम वधवा गम। ठीक है, अगला दोस्तों आपके सामने जो 10 नंबर सवाल है दोस्तों मैथ का सवाल है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 2.74 से हम लोग सिर्फ मैथ का प्रश्नों को देखेंगे, सॉरी जीके के प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं जीके के प्रश्नों को। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे दोस्तों 11 नंबर सवाल आपके सामने है। 11 नंबर सवाल है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था दोस्तों। याद रखिएगा कि बिहार में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था ये 1968 को लगाया गया था। ठीक है, तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, 1968 को। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू, जो दोस्तों वर्तमान में 15वीं राष्ट्रपति है, जो उड़ीसा के रहने वाली है। ठीक है, तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 तक रहा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे हम लोग दोस्तों 12 नंबर सवाल देखिएगा। 12 नंबर सवाल है कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी
विकास मिशन के विकास से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आदिवासी समूहों, ठीक है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन आदिवासी समूहों के विकास से संबंधित है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन आदिवासी समूहों के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं कि पीवीटीजी का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो पीवीटीजी का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलर वैल्यूनेबल ट्राइबल ग्रुप्स। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पीवीटीजी के विकास की योजना लागू की है, ठीक है, जिसमें अनेक व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों को शामिल किया गया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्यों को 100% सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब लोग बात करते हैं इसका, अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि 1973 में यानी 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूह यानी कि पीटीजी को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया जो जनजातीय समूहों में कम विकसित है। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया। कब किया? 2006 में किया दोस्तों, आपको याद रखिएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, आपके सामने 13 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा 13 नंबर सवाल क्या है। तो 13 नंबर सवाल है दोस्तों कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी दोस्तों? कौन करेगी? तो ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। और हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि याद रखिएगा दोस्तों 1949 में किसका स्थापना हुआ था? नाटो का स्थापना हुआ था, ठीक है। 1949 में नाटो का स्थापना हुआ था। 1949 में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो 1949 में DRDO का स्थापना हुआ था। 1958 को नासा का स्थापना हुआ था, ठीक है। सॉरी दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि DRDO का स्थापना 1958 को हुआ था, ठीक है। 1958 को DRDO का स्थापना हुआ था। नासा का स्थापना जो हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? ये भी 1958 को हुआ था, याद रखिएगा, नासा, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि नाटो का स्थापना कब हुआ था? नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई दोस्तों, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कि यह नीति, ठीक है, यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों आपके सामने है 14 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 14 नंबर सवाल कह रहा है कि बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, तो कोर्ट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कोर्ट, ठीक है। तो बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। आप डिस्कशन देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं, इसका डिस्कशन देखेंगे, तो बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया था। FIBA 1932 में स्थापना हुआ, यानी कि FIB का स्थापना कब हुआ था? 1932 में। अगला दोस्तों 15 नंबर कि राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो अगर बात करते हैं तो राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा 12 सदस्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य को, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो अनुच्छेद 80(3) के अनुसार है दोस्तों, ठीक है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या अनुभव होता है दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों 16 नंबर सवाल कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था दोस्तों? याद रखिएगा, ये था सैनिकों को अनुदान, ठीक है, सैनिकों को अनुदान, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? सैनिकों को अनुदान, ठीक है। अगर बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो किया था हरिहर एवं बुक्का नामक दोनों भाई ने मिलकर 1336 में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं, इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ है सैनिकों को अनुदान, मतलब दिए जाने वाला अनुदान। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाली आय पर उसका विशेष अधिकार था, ठीक है। अगला दोस्तों 17 नंबर कि राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री, ठीक है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो जगदीप धनखड़ जो है वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? भारत के द्रौपदी मुर्मू है, ये आपको याद रखिएगा, ठीक है।
तो अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। तो देखिए, तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है दोस्तों, ठीक है। अगर हम लोग इसका डिसीजन देखें तो यहाँ पे समझिएगा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है। ये अनुच्छेद 85 के तहत है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर, ठीक है। अगला है दोस्तों 18 नंबर सवाल कि प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, याद रखिएगा, ये है अनाई मुड़ी, ठीक है। अनाई मुड़ी क्या है? प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है अनाई मुड़ी। यहाँ पे समझिएगा, इसका डिस्कशन देखिए, अनाई मलाई पर्वत की चोटी अनाई मुड़ी, ठीक है, जिसका ऊंचाई है दोस्तों कितना? 2695 मीटर। याद रखिएगा 2695 मीटर ये अनाई मुड़ी की ऊंचाई है। प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ठीक है। अगला है 19 नंबर सवाल है कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, तो ऑस्टर का, ठीक है। तो मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है ऑस्टर का, ठीक है। तो मोती प्राप्त करने के लिए ऑस्टर का संवर्धन किया जाता है। ऑस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र का समुद्री किनारा महत्वपूर्ण है, इससे मोती प्राप्त की जाती है दोस्तों, ठीक है। अगला देखेंगे 20 नंबर सवाल। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों 20 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा। देखिए दोस्तों 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है दोस्तों, याद रखिएगा कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है तो परितारिका द्वारा। किसके द्वारा? परितारिका द्वारा, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा। देखिए, बात करते हैं कि मनुष्य के नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका यानी कि आइरिस द्वारा होता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय फार्म होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 21 नंबर सवाल। देखिएगा 21 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? कौन है दोस्तों? तो गुणोत्तर माध्य, ठीक है। याद रखिएगा कि निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान? तो गुणोत्तर मान जो है सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है, ठीक है। तो निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का गुणोत्तर माध्य का मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति या औसतों के 5 सांख्यिकीय माप है। सबसे पहला क्या है? समांतर माध्य, माध्यिका, ठीक है। आइए इसका और आगे देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्या है? बहुलक, ठीक है। ज्यामितीय माध्य, हरात्मक माध्य। उपयुक्त 5 में से 3 सर्वाधिक प्रचलित औसतें हैं, जबकि अन्य 2 जैसे कि ज्यामितीय माध्य तथा हरात्मक माध्य औसतें विशिष्ट परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं, ठीक है। इसका देखेंगे अगला, यहाँ पे समझिएगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इस बात का आभास दिलाता है कि आंकड़े किस स्थान पर केंद्रित है, किंतु आंकड़ों के समुचित अर्थ विवेचन के लिए यह भी पता होना चाहिए कि आंकड़ों में कितना बिखराव है या वे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के चारों ओर किस प्रकार एकत्रित है। सही उत्तर गुणोत्तर माध्य होगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 22 नंबर सवाल। देखिएगा दोस्तों 22 नंबर सवाल आपके सामने है कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम है दोस्तों कौन? तो दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित घनन है। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है, ठीक है। इसका डिस्कशन देखें, यहाँ पे समझिएगा कि दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशित सघन है, दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशित विरल माध्यम है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाले प्रकाश की विकिरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। तब ये सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों 23 नंबर सवाल। देखिएगा तो 23 नंबर सवाल आपके सामने है, समझिएगा यहाँ पे कि 23 नंबर सवाल है कि सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। 23 नंबर है कि सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है दोस्तों, तो कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय, ठीक है। सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है कुमायूं हिमालय, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा डिस्कशन, तो यहाँ पे समझिएगा। देखिए दोस्तों बात करते हैं कि सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नदी घाटियों के आधार पर सर सिडनी बुराड द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेशों का निम्न प्रकार 4 प्रादेशिक विभाजन है। ये दोस्तों इधर प्रादेशिक विभाजन है, इधर लंबाई है दोस्तों, इधर विस्तार है। अब बात करेंगे कि क्या है? पंजाब हिमालय जो लंबाई कितना है? 560 किलोमीटर है। सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है दोस्तों, कौन सा?
पंजाब हिमालय जो है ये किसके नदी के बीच है? सिंधु तथा सतलज नदी के बीच है। कौन सा? पंजाब हिमालय। अगला दोस्तों कुमायूं हिमालय, तो 320 किलोमीटर है दोस्तों इसका लंबाई। सतलज एवं काली नदियों के मध्य है दोस्तों। कौन सा? कुमायूं हिमालय। ठीक है। अगला है दोस्तों नेपाल हिमालय, इस किसके बीच है? तो काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य है दोस्तों। कौन सा? नेपाल हिमालय, जो कितना किलोमीटर है? 800 किलोमीटर है। अगला दोस्तों असम हिमालय जो 720 किलोमीटर है, ये किसके बीच में है? ये तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य है दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 24 नंबर सवाल देखिएगा। 24 नंबर है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण। बात करेंगे कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति है, अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियमों को तथा नियंत्रणों के संबंध में उदार होना या मुख्यतः उद्योगों तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से संबंधित है दोस्तों। अगला है 25 नंबर सवाल है कि सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी है दोस्तों? लिखी है राम मोहन राय। किसने लिखी है? राम मोहन राय ने लिखी है। अगर बात करेंगे 1809 ईस्वी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या तुहफत उल मोहाविदीन नाम पुस्तक राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया था दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 26 नंबर सवाल आपके सामने है। 26 नंबर की पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, ये है, बात करेंगे के विनोद चंद्रन। ठीक है। याद रखिएगा के विनोद चंद्रन जो ये पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। तो पटना उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के विनोद चंद्रन को नियुक्त किया गया, जो 29 मार्च 2023 को उन्होंने शपथ लिया है दोस्तों। क्या लिया है? शपथ। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 27 नंबर सवाल आपके सामने है कि हाल ही में बिपरजॉय अखबारों में था वह क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों चक्रवात है। क्या है दोस्तों? चक्रवात। समझिएगा कि हाल ही में खबरों में रहा बिपरजॉय एक चक्रवात है। यह अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराया था। इसका नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया दोस्तों। क्या किसके द्वारा किया गया? तो बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 28 नंबर सवाल देखिए। 28 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है? तो तिरोड़ स्थित है दोस्तों, चंद्रपुर भी स्थित है, याद रखिएगा, तो ट्राम्बे में स्थित है, याद रखिए कहलगांव है दोस्तों, ये स्थित नहीं है। ठीक है। तो ताप विद्युत परियोजना जो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, कहलगांव परियोजना। ठीक है। अगर बात करते हैं कि कहलगांव ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, यह भागलपुर बिहार में स्थित है दोस्तों। कौन सा? कहलगांव। याद रखिएगा, जो कहलगांव है ये भागलपुर बिहार में स्थित है। यह परियोजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र है दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, 29 नंबर सवाल देखिए। 29 नंबर सवाल आपके सामने है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर, याद रखिए, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है दोस्तों। क्या होता है? तो 1/6वां भाग होता है। क्या होता है? 1/6वां यानी कि 1/6 होता है दोस्तों। यह देखिएगा, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है 1/6 होता है, यानी कि 1/6 होता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होता है। चंद्रमा का वस्तु का चंद्रमा पर भार वस्तु का पृथ्वी पर भार 6 होता है दोस्तों। ठीक है। अगला दोस्तों 30 नंबर सवाल देखिएगा। 30 नंबर है कि पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है दोस्तों। किस में होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है। तो पानी का जो क्वथनांक होता है सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखिएगा। बात करेंगे कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समिष्ट गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि जल के लिए यह तापमान कितना होता है दोस्तों, तो 373 केल्विन होता है। 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 अगर जोड़ेंगे तो 373 केल्विन होगा। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, 31 नंबर सवाल देखिएगा। 31 नंबर है कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, ठीक है, कब होती है? दीर्घकालीन ब्याज दर
तथा अस्थायी पूंजी विनियोग को प्रभावित करती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से तरलता घटती है दोस्तों। क्या होती है? तरलता, सॉरी दोस्तों, अगर बात करेंगे इसका, अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं कि रिवर्स रेपो दर में वृद्धि क्या होती है, इसकी तरलता क्या होती है दोस्तों? घटती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31 का। तरलता क्या होती है? घटती है, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से तरलता क्या होती है? घटती है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, प्रदान करता है। रिवर्स रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव क्या है दोस्तों? याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी, ठीक है। अगर बात करेंगे कि बाजार में तरलता में कमी होगी और परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि होगी। अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होगी। उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट अर्थात समग्र मांग में कमी होगी। मुद्रास्फीति नियंत्रण, यानी कि वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी। अगर बात करते हैं दोस्तों आरबीआई का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था आरबीआई का। इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था आरबीआई का, ये 1949 में किया गया था। कब किया गया था? इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। वर्तमान में इसके जो 25वें जो दोस्तों, याद रखिएगा, 25वें जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है दोस्तों। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, 32 नंबर सवाल देखिएगा। 32 नंबर है कि सागर में गागर भरना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। क्या है? तो थोड़े शब्दों में अधिक कहना, ठीक है। थोड़े शब्दों में अधिक कहना, ये क्या है दोस्तों? गागर में सागर भरना, यानी गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना होगा। अन्य विकल्प असंगत है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 33 नंबर सवाल देखिएगा। अगर हम लोग इसका देखेंगे, देखिए, ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं मुहावरा कहलाते हैं। जैसे कि मुहावरा है दोस्तों, हथेली पर सरसों उगाना, यानी कि असंभव कार्य करना। छाती दूनी होना, उत्साहित होना। अकल के घोड़े दौड़ाना, सिर्फ कल्पना करना, ठीक है दोस्तों। ये कुछ मुहावरे था जिसका अर्थ था। चलिए देखेंगे अगला 33 नंबर सवाल देखिएगा। 33 नंबर है कि धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है दोस्तों? याद रखिएगा, ये है दोस्तों नर्मदा नदी से, ठीक है। तो धुआंधार जलप्रपात जो है ये किस नदी से संबंधित है? ये नर्मदा नदी से संबंधित है। अगर बात करेंगे कि धुआंधार प्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है। जलप्रपात, जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल, यानी कि किल्फ के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। अगर बात करेंगे कि भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची या तथा शैलें कठोर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है जो मध्य प्रदेश के राज्य के जबलपुर में स्थित है दोस्तों। दुग्ध धारा और कपिल धारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा, दुग्ध धारा, ठीक है, उसके बाद फिर कपिल धारा जो जलप्रपात है ये भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 34 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों, ये मैथ का सवाल है, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखेंगे हम लोग दोस्तों 35 नंबर सवाल। देखिए, तो 35 नंबर सवाल आपके सामने है कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास आता है दोस्तों? याद रखिएगा, ये आता है तत्पुरुष समास, ठीक है। क्या आता है? तत्पुरुष समास। गुरु दक्षिणा शब्द में तत्पुरुष समास है। समास जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहा जाता है दोस्तों। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बने उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, आपके सामने अगला सवाल है दोस्तों, देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहले देखेंगे समास के भेद होते हैं कौन कौन सा। देखिए, समास के भेद होते हैं अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अगर बात करेंगे कि तत्पुरुष समास क्या है, देखिए, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास का विग्रह करने पर कारक प्रकट होता है। जैसे गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह करने पर प्राप्त होता है। जैसे गुरु के लिए दक्षिणा, विग्रह में कारक चिन्ह के लिए प्रकट हुआ है, अतः यहाँ तत्पुरुष समास है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल आपके सामने है कि सिनेमेटोग्राफ यानी संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? यह है कि पाइरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना हुआ
आयु अनुसार पेंटिंग रेटिंग सुनिश्चित करना। ये क्या है दोस्तों? ये सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है। क्या है? तो पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा। देखिए, और लोग बात करते हैं कि सिनेमेटोग्राफ यानी कि संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। इस विधेयक की घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने की है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने 37 नंबर सवाल है। यहाँ समझिएगा 37 नंबर सवाल क्या है दोस्तों। 37 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है। 37 नंबर सवाल देखेंगे कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा किसका किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का। याद रखिएगा कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और देखेंगे, देखिए इसका अन्य नाम है दोस्तों फ्लोरोहाइड्रिक। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक तथा हाइड्रोनियम फ्लोराइड। यह जल में हाइड्रोजन का विलयन है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों। 38 नंबर सवाल देखिएगा। तो 38 नंबर सवाल आपके सामने है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। किसकी तरह? तो काठियावाड़ी किसान की तरह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काठियावाड़ी किसान की तरह। ठीक है, महात्मा गांधी ने कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था दोस्तों। 1921 में जाकर उन्होंने यह छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो ये गए थे 1893 में गए थे। याद रखिएगा। वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से। इसलिए 9 जनवरी को भारत में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 39 नंबर सवाल आपके सामने है। 39 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों। देखिए 39 नंबर सवाल कह रहा है कि मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो कहलाती थी। क्या कहलाती थी? तो कहलाती थी फीफ कहलाती थी। क्या कहलाती थी? फीफ। ठीक है, तो मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो फीफ कहलाती थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो फीफ कहलाती थी। अगला दोस्तों 40 नंबर, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा। तो बात करते हैं वायु दोस्तों मिश्रण है, आयोडीकृत नमक ये भी मिश्रण है, दूध मिश्रित पेय ये भी नमक है दोस्तों, आश्रित जल ये मिश्रण नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि आश्रित जल मिश्रण नहीं है, शेष सभी मिश्रण है। आश्रित जल एक यौगिक है दोस्तों। ठीक है, यौगिक वह पदार्थ है, ठीक है, क्या दोस्तों? यौगिक जो है वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, जैसे जल, आसुत, मीथेन, चीनी, नमक आदि। ठीक है, अगला दोस्तों 41 नंबर कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। याद रखिएगा। बात करेंगे कि जब एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं या सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे अगर बात करेंगे कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहलाता है। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों 42 नंबर सवाल। देखिए 42 नंबर सवाल आपके सामने है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या था। याद क्या था? ऑस्ट्रेलियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या था प्रथम विश्व युद्ध का कारण। प्रथम युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 4 साल तक युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रेलियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी दोस्तों। याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि इस घटना को सिरोजोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, ऑस्ट्रिया राजधानी क्या है दोस्तों? वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 43 नंबर सवाल। 43 नंबर सवाल आपके सामने है कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तात्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। याद रखिएगा लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष चुना जाता है।
ठीक है। तो नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष के रूप में लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है, ठीक है। चलिए अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पे कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। किसके द्वारा की जाती है? तो प्रोटेम स्पीकर जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके सामने 44 नंबर सवाल देखिए। तो 44 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा 44 नंबर सवाल क्या है दोस्तों। देखिए 44 नंबर सवाल है कि कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है दोस्तों। भारत है दोस्तों, तुर्की भी है, फ्रांस भी है, यानी कि बांग्लादेश नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा कि G20 का सदस्य देश नहीं है दोस्तों, बांग्लादेश तो ये G20 का सदस्य देश नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा, देखिए बात करेंगे कि बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है, ठीक है। G20 का गठन 1999 ईस्वी में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। G20 में 19 देश है, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन संघ मिलाकर कुल 21 देश है दोस्तों। G20 के सदस्य देश कौन कौन सा है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य, ठीक है, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ठीक है, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ, ये सब शामिल है दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों 45 नंबर कि निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, तो गुड़हल तथा सरसों, ठीक है। याद रखिएगा कि कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? गुड़हल तथा सरसों। तो गुड़हल तथा सरसों जो है ये पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उसने उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल एवं सरसों, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे कि जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जन्नांग उपस्थित होता है तो उसे पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं, जैसे पपीता, तरबूज, ठीक है। अगला 46 नंबर कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने, ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व किया था तो टेनिस से। याद रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किया दोस्तों। अगला है दोस्तों 47 नंबर सवाल आपके सामने है। 47 नंबर है कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? याद रखिए किसने किया? तो पुर्तगाल ने किया। पुर्तगाल की राजधानी क्या है दोस्तों? लिस्बन। याद रखिएगा। मैड्रिड जो राजधानी दोस्तों ये स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, ठीक है। फ्रांस राजधानी क्या है दोस्तों? पेरिस। तो भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया। यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्यिक गतिविधियों के युग में प्रवेश किया, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पे समझिएगा कि यह पुर्तगाली और स्पेन वासी थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी के शुरुआत में नए समुद्री मार्गों की खोज का बीड़ा उठाया, यात्राओं को प्रोत्साहित किया और प्रारंभिक औपनिवेशिक समाजों का गठन किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई। इसी के समय बार्थोलोमिया डियाज पुर्तगाली व्यापारी द्वारा 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज की गई, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसके उपरांत कोलंबस यानी कि स्पेन द्वारा 1892 ईस्वी में अमेरिका की खोज तथा वास्को डी गामा पुर्तगाल द्वारा 1498 ईस्वी में भारत के खोज समुद्री मार्ग की खोज की गई दोस्तों, ठीक है। 1498 में किसका खोज किया गया था? तो भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया गया था और वास्को डी गामा यानी कि जो किए थे, ठीक है। अगर बात करते हैं कि कोलंबस ने किसका किया था, तो ये 1492 में अमेरिका की खोज किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला दोस्तों आपके सामने है 48 नंबर सवाल। देखिए 48 नंबर सवाल है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितना होता है? तो 1/3 से अधिक नहीं होगी, ठीक है। तो विधान परिषद वाले राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं कि विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। अगला 49 नंबर सवाल है कि कैपिटल जी का मान कितना होता है दोस्तों? याद रखिएगा ये होता है, याद रखिएगा 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो 6.67 गुणे 10⁻11 होता है ये होता है दोस्तों
कैपिटल जी का मान, स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है दोस्तों, याद रखिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये स्मॉल जी का मान होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे आपके सामने, यहाँ पे समझिएगा इसका डिस्कशन है कि कैपिटल जी का मान 6.67 माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसे जी प्रदर्शित करते हैं। जी का मान सभी स्थानों पर एक समान होता है। यह एक अदिश राशि है दोस्तों, ये क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके सामने 50 नंबर सवाल है कि डेमोस शब्द का तात्पर्य है दोस्तों, क्या है, तो जनता, ठीक है। डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है, जनता। डेमोस शब्द का तात्पर्य है जनता है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों से बना है, ठीक है, डेमोस और क्रेटिया, जिनका अर्थ क्रमशः है जनता और शासन, ठीक है। चलिए नहीं देखें अगला 51 नंबर सवाल देखिएगा। 51 नंबर है कि अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर दिए दोस्तों, कितने वर्ष पूर्ण कर दिए, 7 वर्ष पूर्ण कर दिए। कितने वर्ष, 7, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है। यह योजना 2023 में 7 वर्ष पूर्ण कर लिया है दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं 52 नंबर सवाल। देखिए 52 नंबर सवाल है कि बक्सा टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। याद रखिएगा कि बक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है दोस्तों, ठीक है। अगर हम लोग इसका अगला सवाल देखेंगे 53 नंबर सवाल देखिएगा। यहाँ पे देखिए 53 नंबर सवाल है कि संविधान द्वारा अनुच्छेद 25 संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा ये है धर्म की स्वतंत्रता से। याद रखिएगा अनुच्छेद जो 25 से संबंधित है, किससे संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता से। 12 से 35 दोस्तों, याद रखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार जो है दोस्तों ये अनुच्छेद 25 से संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है दोस्तों, याद रखिएगा कि भाग 3 में क्या है, भाग 3 में दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। किसका किया गया है, मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। समानता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं, ठीक है, तो मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा जो मूल अधिकार है, ये जो मूल अधिकार है कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों, जो 12 से 35 है, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो भाग 3 में है, ठीक है। चलिए अगर हम लोग देखते हैं इसका, तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है दोस्तों, ठीक है। तो भाग 3 को क्या कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 54 नंबर सवाल देखिएगा। 54 नंबर सवाल है कि नाबीब मरुस्थल स्थित है, ये अफ्रीका में स्थित है। याद रखिएगा नाबीब जो मरुस्थल है ये अफ्रीका में स्थित है दोस्तों, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया राजधानी क्या होता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया राजधानी होता है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप के साथ साथ देश भी है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 55 नंबर सवाल देखिएगा। 55 नंबर है कि पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। याद रखिएगा कि पुस्तक हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में रची गई थी दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे हम लोग। अगला दोस्तों 56 नंबर सवाल है कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है दोस्तों, याद रखिएगा ये है पीके श्रीवास्तव, ठीक है। पीके श्रीवास्तव वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पीके श्रीवास्तव है। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। संथानम समिति की सिफारिश पर सन 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 57 नंबर सवाल आपके सामने है। 57 है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के जरिए संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए, ठीक है। तो दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 57 का ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का 1/10, ठीक है। संयुक्त बैठक दोस्तों किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 108 में है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक यहाँ पे समझते हैं। देखिए दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति हो दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है दोस्तों। अगला देखेंगे हम लोग। अगला दोस्तों आपके सामने
अब 58 नंबर्स वाला को सामने है कि भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है दोस्तों? याद कौन करता है? ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार करता है। याद रखिएगा कि भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय भारत सरकार। ठीक है, तो नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था दोस्तों। यानी कि योजना आयोग की जगह पर कौन सा आयोग आया है? नीति आयोग। योजना का जो स्थापना हुआ था ये 15 मार्च 1950 को हुआ था, योजना आयोग का स्थापना। ठीक है, उसके बाद इसके जगह पर कौन आया है? नीति आयोग आया है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। इसके जो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय भारत सरकार प्रकाशित करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे कि इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुझानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में बताया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों आपको सामने 59 नंबर जो सवाल है मैथ का सवाल है दोस्तों। ठीक है, जो CISI से है दोस्तों। ठीक है, बना लीजिएगा। अगला देखेंगे हम लोग दोस्तों 60 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे 60 नंबर सवाल देखेंगे कि संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अनवीकरणीय। क्या कहते हैं दोस्तों? अनवीकरणीय। ठीक है, संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं अनवीकरणीय। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें अनवीकरणीय कहते हैं, जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 61 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, 61 नंबर सवाल देखिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ दोस्तों और कुछ डिस्कशन है, यहाँ समझिएगा कि अनवीकरणीय संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं, जैसे कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम आदि अनवीकरणीय संसाधन है दोस्तों। ठीक है, अगला है 61 नंबर सवाल है कि जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। याद रखिएगा कि जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं जीवाश्म। ठीक है, तो जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर बात करेंगे कि जीवाश्म जो है समझिएगा यहाँ पे जीवाश्म सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तथा उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए, जीव के इस प्रकार के परिचित अवशेष को ही जीवाश्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीवाश्म। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा कि जीवाश्म कितने पुराने हैं इस बात के आकलन करने के 2 घटक हैं, सापेक्ष तथा फॉसिल डेटिंग। जीवाश्म के परत वर्षों तक अधिक दाब के कारण दाब जाने के कारण चट्टान बनते हैं। चट्टान जीवाश्म मुक्त युक्त और जीवाश्म रहित दोनों प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला देखेंगे 62 नंबर सवाल। देखिए 62 नंबर सवाल आपको सामने है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध, ठीक है, विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। किससे है? तो ये है एसएससी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। यानी कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध एसएससी विद्यार्थियों के लिए, यहाँ पे क्या भराएगा? एसएससी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है दोस्तों। तो बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण तथा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के साधनों में से एक है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे समझिएगा यह योजना लड़कियों के लिए 1961-66 से चल रही है दोस्तों। इसे 1989-90 से लड़कों के लिए शुरू किया गया था तथा इसे 2008 एवं 18 में संशोधित किया गया था। अगला 63 नंबर सवाल है कि कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है दोस्तों? याद रखिएगा ये है BSNL। ठीक है, याद रखिएगा BSNL जो है ये भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। अगर बात करेंगे टाटा मोटर्स है दोस्तों, एशियन पेंट्स भी है, रैन बैक्सी ये भी है। अगर बात करेंगे इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि BSNL भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। टाटा मोटर्स यानी कि मोटर गाड़ियाँ, रैन बैक्सी यानी कि दवाइयाँ एवं एशियन पेंट्स यानी कि पेंट, ये सभी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम है। बहुराष्ट्रीय निगम, देखिए बहुराष्ट्रीय निगम वे कंपनियां हैं जो स्वयं को अपने यानी कि कार्य
देश में शामिल करती है, लेकिन अपनी शाखाओं, सहायक कंपनियों आदि के नेटवर्क के माध्यम से कई अन्य देशों में अपना व्यवसाय संचालित करती है। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग। अगला सवाल आपके सामने 64 नंबर सवाल देखिएगा। 64 नंबर सवाल है कि भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की, ठीक है, एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है दोस्तों, यानी कि पाइथन 5। ठीक है, याद रखिएगा, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की पाइथन 5 एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। ठीक है, भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की पाइथन 5 एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है दोस्तों। ठीक है, अगला देखेंगे 65 नंबर सवाल देखिएगा। 65 नंबर है कि बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों, याद रखिएगा, तो रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद क्या बने थे, ये भारत के पहले राज्यपाल थे, सॉरी बिहार के पहले राज्यपाल थे दोस्तों। तो अभी बने थे कौन, भारत के राष्ट्रपति बने थे कौन, रामनाथ कोविंद। ठीक है, याद रखिएगा, तो रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे, जो अगस्त 2015 से जून 2017 तक रहे थे दोस्तों बिहार के राज्यपाल। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति पद पर 2017 से 2022 ईस्वी तक रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला। अगला दोस्तों आपके सामने 66 नंबर सवाल है कि नापता झाकड़ी हार्डेल पावर प्रोजेक्ट भारत के राज्य में स्थित है दोस्तों। ये स्थित है, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो नाथपा झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 67 नंबर सवाल। 67 नंबर है कि चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं, क्या हैं, तो समवृत्ति अंग के हैं दोस्तों। कौन से अंग के हैं, समवृत्ति अंग के। ठीक है, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख समवृत्ति अंग के हैं। ठीक है, समवृत्ति, समरूप या फिर अंग, यहाँ पे समझिएगा, ये देखते हैं इसका डिस्कशन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बात करेंगे कि पक्षी एवं चमगादड़ के पंख को बारीकी से देखने पर पता लगता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित उंगली के मध्य की त्वचा के फैलाव से बनता है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलने से बना है, जो परों से ढकी रहती है। अतः दो पंखों के अभिकल्प उसकी संरचना एवं संगठकों में बहुत अंतर है दोस्तों। वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। ठीक है, इसका कारण यह उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, न कि समजात अभिलक्षण बनाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 68 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे 68 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों। 68 नंबर सवाल आपके सामने है, देखिए 68 नंबर सवाल देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों। सवाल है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों, याद रखिएगा, यह था भोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, भोमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों कि 1885 में, याद रखिएगा, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना हुआ, जिसके संस्थापक कौन थे, ए ओ हुम थे। याद रखिएगा, ए ओ हुम ने कांग्रेस का स्थापना किया था 1885 में। ठीक है, याद रखिएगा, इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे 68 का। यहाँ पर समझिएगा, देखिए दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भोमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भोमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईसी अधिकारी एलन ऑक्टेवियन होम, यानी कि एओ होम द्वारा दिसंबर 1885 में की गई थी, यानी कि 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। ठीक है, इसकी प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष भोमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव ए ओ हुम थे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला आपके सामने दोस्तों 69 नंबर सवाल है। 69 नंबर सवाल है कि E20 क्या है दोस्तों। E20 एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। क्या है, एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है E20। E20 एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण है। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान E20 फ्यूल को लॉन्च किया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 70 नंबर सवाल देखिएगा। 70 नंबर सवाल है कि एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, यानी याद रखिएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन तत्व पादप द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या अन्य तत्वों की तुलना में अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पे समझिएगा, देखिए नाइट्रोजन पादपों को मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा
अन्य नाइट्रोजनी पदार्थों के संश्लेषण हेतु किया जाता है। वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, परंतु पादप इसे गैस के रूप में न लेकर नाइट्रेट्स व नाइट्राइट्स के रूप में प्रयोग करती है दोस्तों। ठीक है, अगला 71 नंबर सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। याद रखिएगा, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, 21 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई, जिसकी थीम है शांति के लिए कार्रवाई, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। चलिए अगला देखेंगे, 72 नंबर सवाल आपको सामने है दोस्तों। 72 नंबर सवाल देखेंगे, देखिए यहाँ पे 72 नंबर सवाल है कि बड़े स्क्रीन पर, ठीक है, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? ये थे शॉन कॉनेरी। कौन थे दोस्तों? शॉन कॉनेरी जो थे, ये बड़ी स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता थे। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे, तो यहाँ पे समझिएगा कि बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता शॉन कॉनेरी थे। शॉन कॉनेरी ने डॉक्टर नो में बड़े पर्दे पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। इयान फ्लेमिंग द्वारा निर्मित बॉन्ड श्रृंखला दुनिया भर में सिनेमाई रोमांच के लिए स्वर्ण मानक बनी हुई है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, 73 नंबर सवाल। देखिए 73 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है दोस्तों? कौन सा है? तो अनुच्छेद 124। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है दोस्तों। ठीक है, बात कीजिएगा। अब लोग देखेंगे, यहाँ पे अगला है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक वर्णित है। इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां आदि का उल्लेख है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 74 नंबर सवाल है कि आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी दोस्तों? याद रखिएगा, ये चेन्नई सुपर किंग्स थी। ठीक है, उप विजेता कौन था? तो गुजरात टाइटंस क्या था दोस्तों? उप विजेता था। ठीक है, आईपीएल का स्थापना कब हुआ था? ये 1909 में हुआ था। याद रखिएगा, 1909 में दोस्तों आईपीएल का स्थापना हुआ था। ठीक है, बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर बात करेंगे, इंडियन प्रीमियर लीग होता है दोस्तों। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आईपीएल का शुरुआत कब से हुआ था दोस्तों? ठीक है, अगर बात करते हैं कि आईपीएल का जो शुरुआत हुआ था ये 2008 से हुआ था दोस्तों। कब से हुआ था? 2008 से आईपीएल का शुरुआत हुआ था। सॉरी दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे समझिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं दोस्तों, देखिए अगर बात करेंगे कि आईपीएल मेन रूप से इसका जो शुरुआत कब से हुआ था? ये 2008 से हुआ था। ठीक है, आईसीसी दोस्तों, आईसीसी का जो स्थापना हुआ था ये 1909 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कि आईसीसी का स्थापना 1909 में हुआ था, ना कि आईपीएल का स्थापना हुआ था। ठीक है, आईसीसी के वर्तमान में जो अध्यक्ष है मनु साहनी है। ठीक है, याद रखिएगा। आईपीएल का शुरुआत हुआ था दोस्तों कब से? 2008 से शुरुआत हुआ था। 2008 में जो प्रथम विजेता था वो राजस्थान थी। कौन थी? राजस्थान। ठीक है, तो आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है दोस्तों? चेन्नई सुपर किंग्स है। और गुजरात टाइटंस क्या है दोस्तों? ये उप विजेता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे। तो आईपीएल 2023 की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स है। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस को, ठीक है, 5 विकेट से हराया था दोस्तों। कितने विकेट से? 5 विकेट से। ठीक है, अगला दोस्तों आपके सामने 75 नंबर सवाल देखिए। 75 नंबर सवाल क्या है कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, यानी कि इसको क्या करना है दोस्तों? चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो, यानी कि इसका सही ट्रांसलेशन चूज करना है। तो गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए इसका हम लोग अगला देखेंगे दोस्तों। 76 नंबर सवाल देखिएगा। 76 नंबर है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायी है दोस्तों? क्या है? अगला इसका डिस्कशन देखेंगे। देखिए दोस्तों, बात करेंगे 76 का। देखिए दोस्तों, 76 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सवाल है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है दोस्तों? तो विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे, तो यहाँ पे समझिएगा। देखिए, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का उत्तरदायित्व विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने का सर्वेक्षण करना है। एनएसएस एक राष्ट्रव्यापी संस्था है जिसकी स्थापना 1950 में देश की आंकड़ों संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने और राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए एवं
बड़े पैमाने पर सर्वे करने के उद्देश्य से की गई है। ठीक है, अगला देखेंगे 77 नंबर सवाल। 77 नंबर है कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है दोस्तों, कौन है? तो अटॉर्नी जनरल। ठीक है, याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल दोस्तों भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है। ठीक है, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी होता है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और बात करते हैं कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमनी है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 78 नंबर सवाल है, NVS 011 क्या है दोस्तों? ये उपग्रह है दोस्तों। क्या है? उपग्रह है। याद रखिएगा, NVS 011 उपग्रह है। ठीक है, तो NVS 011 उपग्रह है। यह उपग्रह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से पहला है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे इसका और डिस्कशन यहाँ पे है कि NVS 01 उपग्रह को GSLV F-12 व्हीकल का उपयोग करके 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला दोस्तों आपके सामने 79 नंबर है कि बोस कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है दोस्तों? किसके द्वारा किया गया है? तो यशवंत व्यास के द्वारा। किसके द्वारा? यशवंत व्यास के द्वारा। याद रखिएगा, तो बोस कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? तो यशवंत व्यास के द्वारा। ठीक है, और इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि बोस कियाना गुलजार पर हिंदी पुस्तक यशवंत व्यास के द्वारा संकलित की गई है। यह किताब गुलजार की फिल्मों, कविता, दर्शन, जीवन शैली और नापसंद के माध्यम से उनके जीवन को दर्शाती है। अगला दोस्तों 80 नंबर सवाल दोस्तों आपका मैथ का सवाल है। ठीक है, आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे अगला 81 नंबर सवाल। देखिए 81 नंबर सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था दोस्तों? याद रखिएगा, ये भगत सिंह किए थे। नौजवान भारत सभा की स्थापना कब किए थे? 1926 में किए थे। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने वर्ष 1926 में पंजाब में किया था। इसके सहयोगी संस्थापक सह सदस्य छबिल दास और यशपाल थे। अगर बात करेंगे कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था, तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था दोस्तों। याद रखिएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को जन्म दिवस क्या मनाया जाता है दोस्तों? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपके सामने है 82 नंबर सवाल दोस्तों। 82 नंबर सवाल कह रहा है कि फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही सक्सीड बिकॉज ही क्या? ही वर्कड हार्ड। क्या हो जाएगा? ही वर्कड हार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 82 का। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों 83 नंबर सवाल। देखिएगा 83 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है दोस्तों? ये करता है नीति आयोग करता है। कौन करता है? नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का प्रकाशन नीति आयोग करता है दोस्तों। याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु 80.89 अंक के साथ प्रथम स्थान पर एवं 78.20 अंक के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और 76.36 अंक के स्थान पर कर्नाटक तीसरे स्थान पर है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करते हैं कि तापमान की SI इकाई क्या होती है दोस्तों? याद रखिएगा, तो बात करेंगे दोस्तों केल्विन। ठीक है, तापमान की SI इकाई क्या होती है? केल्विन होता है। याद रखिएगा। अगर इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे यहाँ पे समझिएगा। देखिए दोस्तों, इसका डिस्कशन नीचे ही है। क्या होता है दोस्तों? तापमान की SI इकाई क्या होता है? केल्विन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केल्विन। तापमान की SI इकाई केल्विन होता है। तापमान मापने के विभिन्न पैमाने दोस्तों, सेल्सियस पैमाना, केल्विन पैमाना। सबसे पहले देखेंगे सेल्सियस पैमाना। इस पैमाने पर जल का क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक को 0 सेल्सियस पर लिया जाता है, सेल्सियस पैमाना पर। अगर बात करेंगे केल्विन पैमाना पर, यहाँ समझिएगा कि इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 373.15 के तथा हिमांक बिंदु 273.15 के लिया जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाना क्या दोस्तों? इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है। रोमर पैमाना, इस पर क्वथनांक बिंदु 80 डिग्री रोमर तथा हिमांक बिंदु 0 डिग्री रोमर लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों। अगला आपके सामने दोस्तों 85 नंबर सवाल देखिएगा।
85 नंबर सवाल आपके सामने है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों, ये मणिपुर में स्थित है, याद रखिएगा। केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान ये मणिपुर में स्थित है, ठीक है। जो लोकटक झील में स्थित है दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान है। किस झील में स्थित है? तो लोकटक झील। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो लोकटक झील पर तैर रहा है दोस्तों, ठीक है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुमदी, ठीक है। अगला है 86 नंबर, देखिए 86 नंबर है कि प्रेरित विद्युत धारा किस दिशा दी जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम द्वारा। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम द्वारा। प्रेरित विद्युत धारा की दक्षिण फ्लेमिंग दक्षिण हस्त प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम द्वारा प्रतिपादित की जाती है, ठीक है। इसका हम लोग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर समझिएगा, चालक की गति है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इधर क्या है दोस्तों? चालक में प्रेरित विद्युत धारा, यहाँ पे समझ लीजिएगा क्षेत्र, ठीक है। इसका हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाई जाती है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो और अंगूठा चालक की गति की दिशा को तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। तो मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रकाशित करेगी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। 87 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 2006 में, याद रखिएगा कि 2006 में मनरेगा लागू किया गया था। तो भारत में मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था, ठीक है। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के वंदलापल्ली जिले के अनंतपुर गांव से हुई थी, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि पूर्व में इसका नाम क्या था? नरेगा था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 से बदलकर मनरेगा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मनरेगा, ठीक है। अगला हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे दोस्तों। अगला है आपके सामने 89 नंबर सवाल, देखिएगा यहाँ पे 89 नंबर सवाल आपके सामने है कि आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है ऑफ्थेल्मोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑफ्थेल्मोलॉजी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को ऑफ्थेल्मोलॉजी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों आपके सामने 90 नंबर सवाल, देखिएगा 90 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये खत्म नहीं हो सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती, यानी कि ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनते, ये सही है, ये पाया जाता है दोस्तों। इसका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है, ये भी सही है। इसका फैलाव एक समान नहीं है, ये भी सही है दोस्तों। इसका फैलाव एक समान नहीं है, ये खत्म नहीं हो सकता, ये गलत है दोस्तों, ये खत्म हो सकता है, ठीक है। तो समझिएगा कि खनिज पदार्थ ये खत्म नहीं हो सकता है, विशेषता नहीं पाई जाती है, ठीक है। और बात करेंगे कि खनिज क्षयशील संसाधन है जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता दोस्तों। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे समझिएगा 91 नंबर सवाल देखेंगे। तो 91 नंबर सवाल आपके सामने है कि कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये स्थित है उड़ीसा में, ठीक है। तो कोरापुट खाने जो है ये भारत किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है कोरापुट खाने। तो कोरापुट खाने भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह उड़ीसा में स्थित पंचपतमाली पहाड़ियाँ पर बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा के अन्य खनिज क्षेत्र केउंझर, सुंदरगढ़, ठीक है, काला हांडी। चलिए अगला देखेंगे 92 नंबर सवाल देखिएगा। यहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, यह हुआ था 1707 में हुआ था, याद रखिएगा कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाया था दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे, तो यहाँ पे समझिएगा। देखिए दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। 3 मार्च 1707 को प्रातःकाल के नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके शव को दौलताबाद स्थित खुल्लादाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया, जहां पर प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के चार दीवारी के अंदर से दफनाया गया। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 93 नंबर सवाल आपके सामने है कि किस मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है दोस्तों? ये करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, याद रखिएगा कि किस मूल्यों में से। तो न्यूनतम समर्थन मूल्यों में से सरकार जो है फसलों के समर्थन में मूल्य की घोषणा करती है। तो सरकार फसलों के समर्थन में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP
की घोषणा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कृषि लागत और मूल्य प्राइस यानी कि CACP का सिफारिशों के आधार पर वर्ष में 2 बार तय किया जाता है। ठीक है, इसका हम देखेंगे तो हम समझिएगा कि यह किसानों को उनके उत्पादों के लिए गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में करता है दोस्तों। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग 94 नंबर सवाल देखिएगा। 94 नंबर सवाल है कि जल के अणुओं की अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। क्या कहलाती है? ये कहलाती है दोस्तों परासरण कहलाती है। क्या कहलाती है? परासरण। तो जल के अणुओं की अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा गति परासरण कहलाती है। परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। परासरण की प्रक्रिया में जल यानी कि विलायक कि अणु अर्धपरागमय झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों आपके सामने, आप समझिएगा कि परासरण की प्रक्रिया बिना अर्धपरागमय झिल्ली के संभव नहीं है। परासरण के उदाहरण: परासरण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करते हैं। पौधों की कोशिका में जल का संचरण प्रसारण द्वारा ही होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 95 नंबर सवाल देखिएगा। यहाँ पे 95 नंबर सवाल आपके सामने है कि अतो सुधो स्नेको मार्ग है जहाँ नेकु शयनाप बांक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? ये है तनिक भी चतुराई। ठीक है, क्या हो जाएगा? तनिक भी चतुराई यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अति सुधो स्नेको मार्ग है जहाँ नेकु शनाप बांक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द नेकु शनाप का अर्थ निम्न होता है। नेकु यानी कि तनिक, थोड़ा, कम, अल्प। ठीक है, नेकु मतलब क्या होता है? तनिक, थोड़ा। शयनाप का मतलब होता है चतुराई। ठीक है, अतः विकल्प के अनुसार तनिक भी चतुराई सही उत्तर होगा। ठीक है, अब इसका देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा। यहाँ पे अगला आपके सामने है 96 नंबर सवाल दोस्तों। ये हिंदी का इंग्लिश का सवाल है। ठीक है, सवाल क्या है? इसका आंसर मेन रूप से अगर बात करेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन दे, तो जैसे कि बात करेंगे तो हैड दे लेफ्ट ईयरली दे वुड हैव रीच्ड नाउ बाय नाउ। ठीक है, इसका हम लोग अगला सवाल देखेंगे। 97 नंबर सवाल आपके सामने है कि कोइलवर पुल, ठीक है, सोन नदी पर स्थित है दोस्तों। याद देखिए, कोइलवर जो पुल है ये किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर स्थित है कोइलवर पुल। ठीक है, कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। इस पुल का आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है, जिसकी स्थापना 1856 ईस्वी में तथा परिचालन 1862 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क यह सह रेल मार्ग है जिसकी लंबाई 1440 मीटर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 98 नंबर सवाल देखिएगा। 98 नंबर है कि IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था? ये था दोस्तों फाफ डू प्लेसिस। ठीक है, याद रखिएगा IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था? फाफ डू प्लेसिस। IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान फाफ डू प्लेसिस था। 12 मार्च 2022 को पूर्व RBC कप्तान विराट कोहली ने घोषणा की कि वह फाफ डू प्लेसिस को कप्तान सौंपेंगे, जो RBC के नए कप्तान होंगे। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों। अगला आपके सामने है फाफ डू प्लेसिस जो है दक्षिण अफ्रीका के, याद रखिएगा दोस्तों, फाफ डू प्लेसिस जो है दोस्तों, फाफ डू प्लेसिस दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2023 का 16वां संस्करण था। ठीक है, इसके विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स 5वीं बार थी। ठीक है, तथा उप विजेता गुजरात टाइटंस था दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। 99 नंबर सवाल आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी दोस्तों? याद रखिएगा फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो मेनू से देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम फॉर्म एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक डाइवर्सिटी, समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण था। ठीक है, अगर बात करेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि 22 मई को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। याद रखिएगा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जैव विविधता दिवस 2022 की थीम क्या था दोस्तों? सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण था। अगला देखेंगे 100 नंबर सवाल जो आज का लास्ट सवाल है दोस्तों। देखिएगा 100 नंबर सवाल है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था दोस्तों? कहाँ से किया था? तो सारनाथ से किया था। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ठीक है, और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक ग्राम कुंडनवल
कुनंगराम लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। इसकी मृत्यु हुआ था कहाँ पे? कुशीनगर यूपी में हुआ था दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ से आरंभ किया था। महात्मा बुद्ध उर्वेला वर्तमान बोधगया से सारनाथ आए, यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था 100 प्रश्नों को हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।